हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। आज हैं आप मेरे साथ वोकेबलरी स्पेशल क्लास के डे 6 में। अब तक हम काफ़ी नए वर्ड सीख चुके हैं, उनके साथ साथ कुछ इडियम्स सीख चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने अच्छे से उन वर्ड्स को सीखा होगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं सीखे हैं तो इसी वीडियो के ऑप्शन में, इसी वीडियो के साथ आपको एक प्लेलिस्ट ऐड की हुई मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और साथ ही साथ आपको पीछे का जितने भी वर्ड्स हमने सीखे हैं वो भी अच्छे से सीखने को मिलेंगे। चलिए, जैसा कि हमारा रूटीन है कि हम पिछले वीडियो में से ही कुछ नए वर्ड्स उठाते हैं, कुछ वर्ड्स उठाते हैं और उन्हीं वर्ड्स से आगे कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं। तो आज की क्लास में भी हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पिछले वीडियो से एक दो वर्ड मैंने उठाए हैं और उनको नए वर्ड्स, उनसे बनने वाले नए वर्ड्स सीखने की कोशिश की है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारे सामने है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो हमने एक वर्ड देखा था ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट एक वर्ड देखा था लास्ट वीडियो में। मैंने बताया था ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल यानी सभी, और सिएंट मतलब टू नो यानी जानना, यानी वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सभी चीज़ों के बारे में जानता है, वो होता है ओमनीसिएंट। तो यहाँ से हमें एक रूट वर्ड मिलता है हमें, जिसका जो रूट वर्ड है हमारा ओमनी, और इस ओमनी वर्ड का मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था वही है। इसका मतलब है ऑल यानी सब। अब देखते हैं इससे जो कुछ वर्ड्स बन सकते हैं उनके बारे में देखते हैं, और उन वर्ड्स का क्या क्या मतलब हो सकता है, उनके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो पहला वर्ड मैंने तुम्हारे सामने लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा फटाफट। वो पहला वर्ड जो है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ओमनीपोटेंट। फर्स्ट वर्ड जो लिखा है वो लिखा है मैंने ओमनीपोटेंट। अब ये ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? देखो, ओमनी का मतलब तो वापस हो गया ऑल, ठीक है, ऑल हो गया। और पोटेंट का मतलब होता है पावर। पोटेंट का मतलब क्षमता होता है, भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। तो मैं उसको पावर से जोड़ता हूँ, पावर से बताता हूँ। ओमनीपोटेंट यानी ऑल, ओमनी मतलब हो गया ऑल, पोटेंट मतलब पावर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी पावर्स हो, जिसमें सारी शक्तियाँ हो, यानी सबसे शक्तिशाली हो। हिंदी में ओमनीपोटेंट को कहते हैं सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ध्यान रखोगे, ओमनीपोटेंट ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो उसके लिए और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम, वो ध्यान दोगे। जो वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं उसके लिए, उन वर्ड्स में पहला वर्ड है अल्माइटी। अल्माइटी, अल्माइटी गॉड के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है भाई, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर। अल्माइटी का मतलब होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हराया नहीं जा सकता। और फिर आता है अनकॉन्क्वरेबल। देखो, कॉन्क्वर वर्ड का मतलब क्या होता है? अब ये तुमने अगर पढ़ा हो छोटी क्लासों में, तो कॉन्क्वर वर्ड का मतलब होता है जीतना, ठीक है, जीत। बिल्कुल लर्निंग विद जीत वाला जीत नहीं है ये। कॉन्क्वर का मतलब, सॉरी, कॉन्क्वर की स्पेलिंग ये होगी, ER होगा। कॉन्क्वर का मतलब होता है जीत, जीतना। तो कॉन्क्वर और साथ में एबल जुड़ गया, कॉन्क्वरेबल। कॉन्क्वरेबल का मतलब होता है जीतने में सक्षम, और अनकॉन्क्वरेबल का मतलब होता है जीतने में सक्षम ना होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे आप जीतने में सक्षम नहीं हो, जिससे आप जीत नहीं सकते, यानी वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसके लिए अनकॉन्क्वरेबल भी होगा। सुप्रीम वर्ड भी उसके लिए यूज़ किया जाता है। सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा महान। और गॉड, अब देखो गॉड को बोला जाता है ओमनीपोटेंट जो है। अगर हम बात करें ओमनीपोटेंट कौन है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो वो गॉड ही है, ईश्वरी है, ठीक है। तो ये ओमनीपोटेंट के सिनोनिम हो जाएंगे सारे। ओमनीपोटेंट का मतलब होगा सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, और ये उसके लिए सारे वर्ड्स अल्माइटी, इनविंसिबल, अनकॉन्क्वरेबल, सुप्रीम और गॉड। ध्यान से देख लेना इन वर्ड्स को और लिख लेना अच्छे से। अब आते हैं उसके बाद अगले वर्ड पर। अगला वर्ड मैंने सामने लिखा है तुम्हारे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब वापस ऑल, सब कुछ, वोरस मतलब खाने वाला। वोरस मतलब होता है खाने वाला। अब ओमनी का मतलब ऑल हो गया यानी सब, और वोरस का मतलब हो गया खाने वाला यानी सब कुछ खाने वाला। ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्राणी जो सब कुछ खाता है, सब कुछ खा सकता है। एबल टू ईट एनीथिंग, कुछ भी खा सकता हो, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वाहारी। अगर तुम्हें याद हो तो सर्वाहारी कहा जाता है उसे। क्लियर है? ओमनीपोटेंट को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। अब देखो, दो वर्ड इससे और निकलते हैं। एक तो होता है हर्बीवोरस, एक होता है क्या? हर्बीवोरस, शाकाहारी कहते हैं जिसको। एक होता है कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस, जिसको क्या कहते हैं? वोरस ये जुड़ेगा, वोरस मतलब खाने वाला, हर्बी यानी हर्ब्स खाने वाला, शाकाहार खाने वाला, कार्निवोरस यानी मांसाहार खाने वाला। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, और ओमनीवोरस यानी जो साग सब्जी भी खाता हो, हर्ब्स भी खाता हो और मांस भी खाता हो, मीट भी खाता हो, वो हो जाएगा ओमनीवोरस। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं
एक और नेक्स्ट वर्ड जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, ओमनी वर्ड से ही मिलकर बना है, उस वर्ड को लिखा है यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी का मतलब वापस क्या, ऑल, और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो, सब जगह उपस्थित हो, ओमनी प्रेजेंट हो, है ना। ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई वस्तु जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। अब ओमनी प्रेजेंट कौन हो सकता है, ओमनी प्रेजेंट एक ही चीज़ हो सकती है, वो कौन है, वापस से गॉड। यानी हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो है हर जगह उपस्थित है, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह उपस्थित होना, और वो कौन हो सकते हैं, गॉड। तो ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये क्या है, ये सिनोनिम है गॉड के ही, ठीक है। गॉड, अलमाइटी, इन सब के सिनोनिम होंगे। तो ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, इतने वर्ड्स हमने ध्यान दिया अभी, ओमनीसिएंट से ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस, ओमनीप्रेजेंट, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वापस एक और नया वर्ड लेते हैं पिछली क्लास से ही, और उसी से हम एक कुछ नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। अब जो वर्ड मैंने सामने लिखा है तुम्हारे, वो देख सकते हो तुम अच्छे से, वर्ड लिखा हुआ है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ऑटो का मतलब मैंने बताया था सेल्फ, और क्रेसी का मतलब मैंने बताया था टू रूल, यानी रूल करना, किसी पर शासन करना, ये बताया था अगर तुम्हें याद हो अच्छे से। तो ऑटोक्रेसी का मतलब मैंने हिंदी में बताया था तानाशाही, यानी जब कोई एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति किसी कंट्री पर रूल करता है, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाता है उस कंट्री से, उस कंट्री के लोगों से, तो वो तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर, ऑटोक्रेट या टिरेंट, ये तीन मैंने उसके सिनोनिम बताए थे। तानाशाह, तानाशाह जो करता है उसे तानाशाही कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने जो वर्ड है उस वर्ड को हमें ध्यान रखना है। वर्ड मैंने लिखा है ऑटोक्रेसी, क्रेसी से रूट बनेगा क्रेसी, सॉरी ऑटोक्रेसी से रूट बनेगा क्रेसी, जिसका मतलब होता है टू रूल, यानी शासन करना। अब इससे कई प्रकार की गवर्नमेंट की फॉर्म हमारे सामने आ सकती है, कई प्रकार के सरकार के जो रूप होते हैं, कितने प्रकार की गवर्नमेंट हो सकती है, वो सारा हमारे सामने आ सकता है। उस सबको हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। पहला जो सबसे पहले मैंने लिखा है तुम्हारे सामने, वो तुम देख सकते हो, सबसे पहले लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि डेमोस का मतलब पीपल होता है, डेमोस का मतलब पीपल होता है यानी लोग, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, भाई लोगों की गवर्नमेंट हो, अगर लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है, अगर जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को चुनती है, तो वो डेमोक्रेसी हो जाती है, लोकतंत्र हो जाता है। लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं इसको, ठीक है, जनता का तंत्र या लोगों का तंत्र, तो लोकतंत्र। तो इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाई पब्लिक, पब्लिक के द्वारा अगर गवर्नमेंट चूज की जाती है तो वो होती है डेमोक्रेसी। सिंपल था ये। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने एरिस्टोक्रेसी। क्या लिखा है, एरिस्टोक्रेसी। अब क्रेसी का मतलब तो वापस वही जो रूट है हमारा, टू रूल हो गया, भाई शासन करना किसी पर। और एरिस्टो वर्ड का मतलब क्या है, एरिस्टो वर्ड का मतलब होता है नोबल क्लास। नोबल क्लास, नोबल क्लास मतलब, नोबल क्लास का मतलब होता है उच्च श्रेणी के लोग, हायर क्लास या उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को उच्च श्रेणी के, जो अपने आप में उच्च श्रेणी के होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में रॉयल फैमिली है ना, ब्रिटेन में रॉयल फैमिली है, भाई क्वीन है, किंग है, तो वो क्या है, वो वंशागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जा रहे हैं, वो नोबल क्लास के अंदर ही है, नोबल पीपल हैं वो, ठीक है। और उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है वहाँ पर, उन किंग और क्वीन के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि नोबल पीपल्स द्वारा, जो हाईएस्ट क्लास होती है, उच्चतम श्रेणी होती है सोसाइटी की, समाज का जो उच्चतम श्रेणी वाला स्तर होता है, उसके द्वारा अगर किसी स्टेट को या किसी कंट्री को रूल किया जाए, किसी कंट्री को गवर्न किया जाए, उसकी गवर्नमेंट बनाई जाए, तो वो हो जाती है एरिस्टोक्रेसी। क्लियर है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब ध्यान रहेगा, एरिस्टोक्रेसी का मतलब देखो मैंने सामने वापस लिख दिया है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय हाईएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट बाय हाईएस्ट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। क्लियर है। ध्यान रखोगे, याद करना इन चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल। फिर आता है थियोक्रेसी। अब क्रेसी का मतलब तो रूल ही है। थियो वर्ड वापस देखो पिछले कुछ वीडियोस में आया था, अगर तुमने ध्यान दिया हो, पिछले वीडियो में एक चीज़ आई थी थिज्म नाम से एक चीज़ आई थी, जिसका मैंने बताया था गॉड या ईश्वर। थिस्ट जो होता है वो होता है गॉड में बिलीव करने वाला, एथिस्ट जो होता है वो होता है गॉड में बिलीव नहीं करने वाला। पिछले वीडियोस में है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तभी ये वर्ड अच्छे से समझ आएंगे और अच्छे से एक बार में याद हो जाएंगे। तो अब देखो थियो मतलब क्या है, थियो थिज्म से ही बना है, तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब गॉड ही है। और क्रेसी मतलब रूल, यानी क्या इसका मतलब क्या ये होगा कि भगवान द्वारा शासन किया जाए। भाई किसी स्टेट में ईश्वर खुद आए और वो गवर्नमेंट को चलाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जगह ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो ईश्वर की पूजा वगैरह करते हैं, जैसे प्रिस्ट होते हैं, चर्च में प्रिस्ट होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं,
अगर वो गॉड के नाम से, ईश्वर के नाम से अगर किसी जगह को, किसी स्टेट या किसी कंट्री को रूल करे, वहाँ पर अब शासन चलाएं ईश्वर का नाम लेकर, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है थियोक्रेसी। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थियोक्रेसी। लिखा है देखो सामने, गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट्स रूल ऑन द नेम ऑफ द गॉड। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कौन रूल करता है, प्रीस्ट रूल करते हैं, पुजारी या पादरी जो होते हैं वो रूल करते हैं किसके नाम पर, ऑन द नेम ऑफ द गॉड, ईश्वर के नाम पर। क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी। बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे से। नेक्स्ट जो वर्ड लिखे हैं दो और ध्यान दोगे फटाफट। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मतलब वापस टू रूल, और प्लूटो का मतलब क्या होता है, प्लूटो का मतलब होता है रिच पीपल। प्लूटो का मतलब क्या होता है, रिच पीपल, अमीर लोग। यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अमीर लोगों द्वारा शासन किया जाता है, अमीर लोग जो हैं वो रूल करते हो, वो क्या हो जाती है, वो प्लूटोक्रेसी हो जाती है। पुराने टाइम में जब राजा महाराजा होते थे तो किसी स्टेट में मान लो ऐसी कंडीशन हो गई कि वहाँ का जो राजा वगैरह है वो किसी कारणवश मान लो उसकी डेथ हो जाती है, या वो योग्य नहीं है, इनकेपेबल है भाई रूल करने के लिए, तो वहाँ के जो रिच पीपल होते थे, वहाँ के जो अमीर लोग होते थे, वो कंट्रोल अपने हाथ में लेते थे, वो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेते थे, और गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेकर वो क्या करते थे, वहाँ पे रूल करते थे। तो क्लियर है, ये ध्यान रह जाएगा। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब क्या होता है, रिच पीपल होता है, अमीर लोग होता है। क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल करना होता है, अमीर लोगों के द्वारा शासन करना क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है। क्लियर है। अब एक और वर्ड है जो क्रेसी से मिलकर बना है, उसको मैंने लिखा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अर्थ है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है नौकरशाही। यानी ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें सरकारी अधिकारी यानी जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, वो मिलकर अगर एक सरकार को चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी। ध्यान रखोगे, ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय स्टेट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों द्वारा अगर कोई सरकार चलाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्लियर है। चलो फटाफट नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जैसा कि आप जानते हो आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट इडियम्स भी मिलने वाली हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट जो वर्ड लिया है मैंने वो वापस देखो, पिछले में मैंने थियोक्रेसी बताया था। पिछले एग्जांपल्स में थियोक्रेसी क्या था, मैंने बताया भाई ऐसी सरकार जिसमें प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं गॉड का नाम लेकर अगर शासन करें तो वो हो जाता है थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी का एक सिनोनिम है, थियोक्रेसी का एक पर्यायवाची है, वो होता है थियार्की होता है। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया देखो, थिया वर्ड जो है वो तो गॉड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आर्की जो वर्ड यहाँ पर आया है, ये आर्की वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्की वर्ड का मतलब होता है टू रूल। अब देखो, एक तो भी मैंने क्रेसी बताया था, क्रेसी रूट, उसका भी मतलब क्या था, टू रूल यानी शासन करना, और आर्की वर्ड बता रहा हूँ उसका भी मतलब क्या है, टू रूल या शासन करना। तो अब यानी ऐसी कुछ और शासन प्रणालियाँ बची हैं जिनमें आर्की वर्ड ऐड होगा और उनसे बनेगा जो भी गवर्नमेंट की फॉर्म है वो। चलो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो मैं अच्छे से ध्यान दो। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है ओलिगार्की। क्या है, देख सकते हो, ओलिगार्की। अब ये ओलिगार्की क्या है, देखो आर्की मतलब तो टू रूल ही होता है, ओलिग मतलब क्या होता है, ओलिग मतलब होता है फ्यू पीपल। ओलिग मतलब क्या होता है, फ्यू पीपल, कुछ लोग, फ्यू पीपल। तो ओलिग मतलब होता है फ्यू पीपल, आर्की मतलब हो गया शासन करना, यानी ऐसा शासन जिसमें केवल कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोग मिलकर ही, बहुत कम 5-7 लोग मिलकर एक सरकार बना ले, 5-7 लोग मिलकर एक गवर्नमेंट बना ले और उस गवर्नमेंट द्वारा पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को रूल करें, तो वो सिस्टम क्या होता है, वो होता है ओलिगार्की। लिखा है गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक लोगों के एक छोटे समूह द्वारा अगर सरकार बनाई जाए तो वो क्या हो जाती है, वो ओलिगार्की हो जाती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ओलिगार्की मतलब क्या है, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिग मतलब मैंने बताया फ्यू पीपल, और तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ओली, देखो ओलिगार्की है तो ओ मतलब ओनली, ली मतलब लिटिल, ओनली लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी भाई केवल कुछ छोटे से लोगों के छोटे से समूह द्वारा भाई कुछ गवर्नमेंट बना ली जाए तो क्या हो जाती है, ओलिगार्की हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी बताई जा रही है आज की वीडियो में, सारी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक एक वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने तुम्हारे सामने लिखा है वो है मोनार्की। अब मोनार्की क्या है, अगर तुमने पिछले वीडियोस की बात पर आ रहा हूँ, इस
से तुम समझ सकते हो पिछले वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पिछले वीडियो देखे हैं तो तुमने मोनोवर्ड पढ़ा होगा। मोनोवर्ड का मतलब होता है सिंगल, सिंगुलर, एकल। भाई एक की एक जगह में बात करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, मोनोवर्ड यूज़ करते हैं। और आर्की मतलब टू रूल। इसका मतलब हुआ कि अगर एक व्यक्ति द्वारा एक पूरी सरकार बना ली जाए, एक व्यक्ति द्वारा एक गवर्नमेंट बना ली जाए और उसके द्वारा रूल किया जाए, तो वो क्या हो जाती है अपने आप में, वो हो जाती है मोनार्की। जब भाई एक व्यक्ति, उसको और किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए, अकेला ही उसने पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो जाती है, वो मोनार्की हो जाती है। क्लियर है, समझ जाओगे। अब मोनार्की से तुम समझ सकते हो कि भाई एक व्यक्ति अगर रूल कर रहा है ना, तो वो किसके जैसा है, बिल्कुल मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी जैसी नहीं है क्या, अब सॉरी ऑटोक्रेसी जैसी, एरिस्टोक्रेसी नहीं, किसकी तरह, ऑटोक्रेसी की तरह नहीं है क्या मोनार्की। ऑटोक्रेसी क्या थी, तानाशाही। भाई अकेला व्यक्ति अपने रूल चला रहा हो तो वो तानाशाह जो चलाएगा वो तानाशाही। तो क्या ये ऑटोक्रेसी से मिलती जुलती नहीं है, मोनार्की बिल्कुल है। तो मोनार्की का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं फटाफट। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने पैट्रियार्की। आर्की मतलब तो टू रूल ही है, लेकिन पैट्री वर्ड जो है वो होता है फादर। फादर के लिए वर्ड यूज करते हैं पैट्री, ठीक है। अब अगर भाई सोसाइटी का ऐसा नियम, अब ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, अगले जो दो वर्ड हैं वो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करके सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ऐसी सोसाइटी जिसमें जो लीडर होता है, सोसाइटी का जो लीडर माना जाता है वो फादर को माना जाता है। भाई फैमिली में फादर को लीडर माना जाए, इसका मतलब जो मेल है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो जाए, मतलब पुरुष प्रधान समाज। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें फीमेल्स के लिए बहुत कम रिस्पेक्ट होती है, बहुत कम इक्वलिटी होती है, उनके लिए इक्वलिटी नहीं होती। मेनली क्या होता है, मेल डोमिनेट होते हैं वहाँ पर, जो पुरुष करेंगे वही होगा, जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली में होता है, मेल डोमिनेट होता है फैमिली में, ठीक है। तो पैट्रियार्की का मतलब वो होता है। अगर मैं बात करूं मैट्रियार्की, तो मैट्री वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्री वर्ड वापस किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब अब ऐसी सोसाइटी नहीं है जो मदर डोमिनेटेड हो, इसका मतलब है ऐसी सोसाइटी जो फीमेल डोमिनेटेड हो, मतलब किसी कहते हैं स्त्री प्रधान समाज, ठीक है, महिला प्रधान समाज या स्त्री प्रधान समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें फीमेल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फीमेल्स को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, वो हो जाता है मैट्रियार्की, ठीक है। अब जैसे अगर इंडिया की बात करें तो पहले के टाइम में इंडिया जो थी एक कंट्री थी पैट्रियार्की, पैट्रियार्किज्म चलता था इंडिया में, पितृसत्तात्मकता हिंदी में कहते हैं, पैट्रियार्किज्म चलता था। लेकिन अब जो है अब हम धीरे धीरे इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम फीमेल्स को काफ़ी सारे राइट मिल चुके हैं, जिसकी वजह से अब पैट्रियार्की वाली कंडीशन बहुत कम है, ठीक है। कुछ जगहों पर है लेकिन नॉर्मली बहुत कम है। क्लियर है। अब एक और वर्ड जो लास्ट वर्ड है आर्की से मिलकर बना हुआ है। अब देखो वर्ड क्या लिखा है, अच्छे से देख सकते हो, एनार्की। अभी आर्की का मतलब तो तुम्हें पता ही है, आर्की वर्ड का मतलब तो हमने अभी इतनी देर से सीखा। आर्की का मतलब तो हो गया रूल, ठीक है। लेकिन अब ए वर्ड लग गया, ए अपोजिट बना देता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि ए वर्ड अगर किसी के साथ लगता है तो वो उसको अपोजिट बना देता है। अब आर्की वर्ड का मतलब तो था रूल्स, ठीक है, रूल करना, शासन करना। एनार्की का मतलब हो गया भाई नो रूल, कोई रूल ना हो, ऐसी कंडीशन हो जाए किसी कंट्री में कि वहाँ पर कोई रूल ही ना बचे, कोई नियम लागू ही ना हो, कोई लोग नियमों को फॉलो ही ना करे, रूल्स को फॉलो ही ना करे, तो उसे हम कहते हैं एनार्की। एनार्की मतलब होता है अराजकता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है अराजकता। ध्यान दोगे, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा, अराजकता कहते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब लॉलेसनेस, लॉलेसनेस का मतलब भाई नियम नहीं है, कानून की कमी हो रही है, डिसऑर्डर हो गया। क्लटर और चाउस, दो वर्ड और लिखे हैं मैंने तुम्हारे सामने, अगर दिख रहे हैं अच्छे से तो, नहीं दिख रहे हैं तो ध्यान दो। क्लटर और चाउस वर्ड भी लिखे हैं, वो भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनार्किज्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, अराजकता को ही। यानी कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पर कोई रूल ही ना बचे, कोई लोग ऐसे बचे ही ना जो रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, नियम बचे ही ना, तो वो हो जाती है एनार्किज्म, अराजकता कहते हैं। अराजकता फैलने का मतलब यही होता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो नियमों की पालना नहीं कर रहे, नियमों को नहीं मान रहे। क्लियर है इतनी सी बात। चलो फटाफट कुछ और वर्ड्स पे चलते हैं और फिर वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, अब मैंने एक नया रूट वर्ड लिया है, वो नया रूट वर्ड कौन सा है वो तुम अच्छे से सामने देख सकते हो। वर्ड है तुम्हारे सामने ग्रेक्स या ग्रेगिस, ग्रेक्स या ग्रेगिस। ग्रेक्स या ग्रेगिस वर्ड जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होगा हर्ड या फ्लॉक। अब ये हर्ड या फ्लॉक का मतलब क्या होता है, हर्ड या फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है झुंड। अब ये झुंड वर्ड का मतलब क्या है, झुंड वर्ड का मतलब होता है भाई बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहें, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हों, तो उसे आप कहते हो हर्ड या फ्लॉक। लोग भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं,
यानी बहुत सी चीज़ें एक झुंड में हो, एक साथ हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्राणी, तो आप झुंड कहते हो, हर्ड या फ्लॉक कहते हो। क्लियर रहेगा? हर्ड या फ्लॉक दोनों वर्ड ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेक्स या ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक। अब इससे 3-4 वर्ड्स बनेंगे, उन वर्ड्स को देखते हैं फटाफट, ध्यान दो। पहला वर्ड लिखा है मैंने ग्रीगेरियस। अभी ग्रेक्स या ग्रेगेरिस का मतलब तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब मैंने बताया भाई हर्ड या फ्लॉक यानी झुंड, और एरियस मतलब ऐसा व्यक्ति जो झुंड में रहना पसंद करता हो। ऐसा व्यक्ति, अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा जानवर भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के आसपास रहना पसंद करता हो, जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो। देखो कई तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो नॉर्मली ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, एक ऐसा होता है जो अकेला रहना पसंद करता है। तो जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रीगेरियस। क्या वर्ड हो जाएगा? ग्रीगेरियस वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। मतलब होगा उसका अ पर्सन हु लाइक्स टू बी विद पीपल, जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो। अब इसका सिनोनिम, इसका पर्यायवाची है एक जो मैंने साथ में लिखा है इसके, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। देखो अब ध्यान दो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट ग्रीगेरियस का क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची है। जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता हो, बाहर जाना पसंद करता हो, नए नए लोगों से मिलना पसंद करता हो। लेकिन अब एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम हो जाता है इंट्रोवर्ट। देखो नाम से बदल रहा है, एक्सट्रो इंट्रो, अपोजिट है। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर जाना पसंद करता हो, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हो। इंट्रोवर्ट, इंटर मतलब इन मतलब अंदर, यानी ऐसा व्यक्ति जो अंदर रहना पसंद करता हो, जो बिल्कुल ही लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, वो अपने आप में क्या हो जाता है? वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो इंट्रोवर्ट क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट ग्रीगेरियस का भी क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो ग्रीगेरियस और एक्सट्रोवर्ट तो है पर्यायवाची, और इंट्रोवर्ट क्या है? इन दोनों का विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसको बाहर जाना भी पसंद हो और अकेले रहना भी पसंद हो। भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके मूड पे डिपेंड करता हो। भाई कभी तो वो बाहर जाना पसंद करता है, बाहर रहना पसंद करता है, और कभी वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है, बाहर जाना ही नहीं चाहता। तो वो होता है एम्बाइवर्ट। एम्बी मतलब एम्बाइवर्ट जो है ना, AMBI, एम्बाइवर्ट। ये एम्बाइवर्ट जो है उसका मतलब होता है बोथ। ठीक है भाई, दोनों वाली कंडीशन हो जाए, जब आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि दोनों में से कौन सा, तो एम्बाइवर्ट यूज करते हैं। एम्बाइवर्ट, एम्बाइवर्ट मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो बाहर भी जाना पसंद करता हो और अंदर भी रहना पसंद करे, यानी जो 50% तो हो इंट्रोवर्ट और 50% हो एक्सट्रोवर्ट। या आप लिख सकते हो बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। क्लियर है एम्बाइवर्ट? ये एम्बाइवर्ट याद रखोगे। इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट आगे ध्यान देते हैं। वर्ड लिखा है मैंने, नेक्स्ट वर्ड लिखा है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जब भी लोग एक झुंड में इकट्ठे होंगे, जब भी लोग एक समूह के रूप में इकट्ठे होंगे, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है व्हेन पीपल गैदर टुगेदर इन ए हर्ड और फ्लॉक। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, टुगेदर का मतलब साथ साथ। जब भी लोग साथ साथ इकट्ठे होते हैं एक झुंड में, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेट बोलते हैं। उसका ही अपोजिट है, कॉन्ग्रीगेट का अपोजिट है सेग्रीगेट। वर्ड लिखा है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट वर्ड जो है बिल्कुल एक वर्ड से मिलता जुलता है, इसके जैसा ही एक शब्द है सेपरेट। सेपरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है ना भाई, चीज़ों को अलग अलग करना। वैसे ही सेग्रीगेट वर्ड का मतलब है लोगों को अलग अलग करना। जब लोग एक झुंड में इकट्ठे होते हैं, चीज़ें एक झुंड में रखी होती है और आप उनको अलग अलग कर रहे होते हो। जैसे मान लो कई लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक झुंड में इकट्ठे हुए, और किसी गवर्नमेंट का, मान लो सरकार का विरोध कर रहे हैं, और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस उनको पीटने के लिए लाठीचार्ज कर रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? उनको अब वहां से भगा रही है, वहां से सेग्रीगेट कर रही है। सेग्रीगेट करने का मतलब है कि उन झुंड से अलग कर रही है लोगों को। ठीक है, समझ गए बात को? चलो एक और वर्ड है इसी से मिलता हुआ, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट ये वर्ड तुमने बहुत यूज लेते हो नॉर्मल लाइफ में। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, कुल कितना हुआ, है ना। अभी भाई आप दुकान पे सामान लेने गए, आपने मान लो 5-7 तरह की अलग अलग चीज़ें खरीदी, 2 किलो चीनी ले ली, 2 किलो नमक ले लिया, घी ले लिया, तेल, सब कुछ ये चीज़ें ली। ये सब चीज़ें लेने के बाद आप उससे क्या पूछते हो कि भाई एग्रीगेट अमाउंट कितनी हुई? एग्रीगेट अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, टोटल रुपए कितने हुए। अब वो एक एक अगर कहे कि भाई 40 रुपये दूध के दे, 50 रुपये मुझे चावल के दे, 20 रुपये चीनी के दे, अगर वो इस तरह से बोलेगा तो तुम अलग अलग रुपये दे नहीं सकते। तो तुम क्या करते हो? वो तुम्हें टोटल हिसाब लगा के बताता है भाई इतने रुपये हो गए, तो तुम उससे पूछते हो कि एग्रीगेट अमाउंट कितनी हुई, टोटल अमाउंट कितनी हुई। तो वो होता है एग्रीगेट का मतलब। क्लियर है? ये थे हमारे आज के वोकैब वाले वर्ड। अब हम फटाफट चलते हैं अपने आज के 5 इडियम्स में, उनको डिस्कस करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, बने रहिए थोड़ी देर और, फिर देखते हैं फटाफट इडियम्स कौन कौन सी है हमारे पास। चलो अब आते हैं हम फटाफट अपने इडियम्स के सेक्शन में। इडियम्स कौन कौन सी है हमारे पास, देखते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। पहली इडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। अब तुम कोई काम कर रहे हो,
तुम कोई काम करते करते तुम थक जाते हो, या भाई मान लो तुम्हारा 5-6 बजे तक का काम होता है, 6 बजे तक तुम्हें काम करना था, जैसे ही 6 बजे तो तुमने डिसाइड किया कि अब तुम काम नहीं करोगे, अब तुम काम बंद करोगे और तुम घर चले जाओगे, अब तुम वापस घर जाओगे। इसका मतलब यानी वो समय जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम काम रोकोगे और वापस घर चले जाओगे, काम को रोकने का डिसीजन लेते हो जब तुम, तो उससे क्या कहते हैं, उससे कहा जाता है कॉल इट अ डे। तुम ये भी कह सकते हो, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क मोर, तुम ये भी कह सकते हो आई वॉन्ट टू कॉल इट अ डे, यानी मैं आज का अपना दिन यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, मैं अब और ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। समझे? कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, अपने कार्य को वहीं पर रोकना और घर चले जाना या कुछ और काम करना, जो काम तुम कर रहे थे उसको वहीं पर खत्म कर देना, अब तुम आज के दिन में उसको और आगे नहीं करोगे। क्लियर है बात? बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या है, लिखा है आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ सो लेट्स कॉल इट अ डे, कि अब मैं बहुत थक रहा हूँ, थक गया हूँ, इसीलिए चलो आज का काम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे यानी आज का काम यहीं पर खत्म करते हैं। तुम थक जाते हो, मान लो भाई तुम काम कर रहे थे 5-6 घंटे से, अब तुमने कहा कि अब नहीं हो सकता, तुमने कहा कि काम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, अब इस दिन को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला काम कल से करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इडियम जो है वो देखते हैं फटाफट, क्या लिखी है। इडियम लिखा है अ फिश आउट ऑफ द वाटर, अ फिश आउट ऑफ द वाटर, भाई पानी से बाहर मछली। अब पानी के बाहर मछली होने का मतलब क्या है भाई, पानी, मछली तो पानी के अंदर ही रहती है, पानी के अंदर रहेगी तो वो अपनी सबसे सही पोजीशन में, सबसे सही स्थिति में रहेगी, लेकिन अगर तुम उसको पानी से बाहर निकाल के रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, उदास हो जाएगी। उदास होने का मतलब क्या है, मतलब वो तड़पने लग जाएगी ना, है ना। अगर तुम मछली को भाई पानी से बाहर निकाल के रख दोगे तो तड़पने लग जाएगी, वो उसके लिए ऐसी ऐसी कंडीशन है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए मैचिंग कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें वो रह सके। तो जब भी तुम ऐसी कंडीशन में चले जाओ जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो, जो तुम्हारी हमेशा की कंडीशन नहीं हो, किसी नई कंडीशन में चले गए और उस कंडीशन में तुम बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कंडीशन होती है अ फिश आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसी को लिखा है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, ऐसी पोजीशन जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उसे कहते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरा एक दोस्त है मनोज, ठीक है, मेरा एक दोस्त है मनोज, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करता था, दिन भर सारा दिन घर में पड़ा रहता था। अब वो कंडीशन उसके लिए कैसी थी, कंफर्टेबल कंडीशन थी, घर के आके पड़े रहना, फोन चलाना, टीवी चलाना, अपने दोस्तों से मोबाइल पे बात करना। लेकिन अब उसके पिता को उसकी ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसके पिता ने उसके लिए नया काम शुरू करवा दिया, उसके पिता ने उसको कोई कुछ भी नया काम शुरू करा दिया, मान लो कोई भी नया वर्क लगा दिया उसको। तो जब वो नया काम करने लगा तो वो काम उसके लिए क्या हो गया, वो काम वाली कंडीशन उसके लिए क्या हो गई भाई, उस काम को करने के मनोज ऐसा फील कर रहा था जैसे भाई बिन पानी की मछली हो। बिन पानी की मछली मतलब बिल्कुल ही वो हालत ख़राब हो चुकी थी उसकी, बिल्कुल भी वो ऐसी कंडीशन थी उसकी कि वो काम नहीं कर सकता था। तो क्या लिखा है मैंने, मनोज फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन ही स्टार्टेड न्यू वर्क। मनोज ने बिल्कुल जब नया काम शुरू किया तो ऐसे महसूस किया जैसे वो बिन पानी की कोई मछली हो। समझ गए? अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब देखते हैं आज की तीसरी इडियम। लिखा है मैंने स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। एक इडियम मैंने बताई थी, अगर तुम्हें याद आ रही है थोड़ी बहुत, तो मैंने बताया था टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी बिखरे हुए दूध के ऊपर रोना, यानी उसका मतलब मैंने बताया था अब पछताई हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। स्पिल वर्ड वहीं से, स्पिल वर्ड का मतलब तो याद होगा तुम्हें, अब स्पिल का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, और बीन्स क्या होते हैं, बीन्स सेम होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा तुम्हें। अब सेम बिखेर देना, स्पिल द बीन्स यानी सेम बिखेर देना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास किसी व्यक्ति का कोई सीक्रेट था, कोई राज था, कोई रहस्य था, कोई टॉप सीक्रेट बात थी तुम्हारे पास और तुमने वो लीक कर दी, तुमने वो किसी को बता दी। तो अपने सीक्रेट को, किसी सीक्रेट को लीक कर देना, आगे किसी को बता देना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्पिल द बीन्स। क्लियर है, समझ जाओगे। लिखा है एग्जाम्पल, कम ऑन स्पिल द बीन्स हु इज सेंडिंग यू लव लेटर्स। मान लो भाई कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लव लेटर भेज रहा है, अब कौन है वो लड़का तुम्हें पता नहीं है, उसके बारे में कौन सा लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लव लेटर भेज रहा है तुम्हें पता नहीं है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हो और उसे कहते हो कि भाई वो सीक्रेट बता मुझे, कम ऑन स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब वो लीक करो उस सीक्रेट को जो तुम्हारे पास है, कौन है वो लड़का जो तुम्हें लव लेटर्स भेज रहा है। समझ आई बात? स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया टू लीक द सीक्रेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी इडियम पे चलते हैं फटाफट। लिखा है एट ए स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है भाई, स्नेल स्पेस का मतलब होता है घोंगे की, स्नेल मतलब क्या होता है, घोंगा ही होता है ना, घोंगे की रफ्तार से कुछ काम करना। अब वो तुम्हें पता है कि स्नेल जो होता है बहुत धीमे धीमे चलता है, बहुत धीमे धीमे चलता है, मतलब अगर तुम उसकी स्पीड से कुछ काम करोगे इसका मतलब हो जाएगा तुम बहुत धीमे धीमे कुछ काम करोगे। समझ रहे हो बात को?
तो वही लिखा है डू समथिंग वेरी स्लोली। अगर तुम उसकी स्पीड से कुछ काम कर रहे हो, एट स्नेल्स पेस, उसकी पेस यानी स्पीड या रफ्तार होता है, उसकी स्पीड से कुछ काम कर रहे हो तो तुम बहुत स्लोली काम कर रहे हो। एग्जाम्पल लिखा है द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रेवलिंग एट ए स्नेल्स पेस फॉर 2 hours। यानी कई बार होता है कि भाई रोड जो है पूरी ट्रैफिक से भरी हुई है और तुम्हें घंटों भर, कई घंटों तक तुम्हें उस ट्रैफिक जाम के अंदर फंसे रहना पड़ता है, तो बिल्कुल धीमे धीमे गाड़ी चल पाती है। ऐसा नहीं है कि तुम ट्रैफिक के अंदर बहुत तेजी से चला पाओगे, ट्रैफिक के अंदर तुम देखते हो बहुत स्लो हो जाते हो। तो उसका मतलब क्या है, बहुत स्लो स्पीड, कोई भी काम बहुत स्लोली करना वो हो जाता है एट ए स्नेल्स पेस। क्लियर है? क्लियर है अच्छे से? चलो आज की लास्ट इडियम डिस्कस करते हैं, उसके बाद 1 मिनट तुमसे कुछ बात करनी है, फटाफट वीडियो को क्लोज करके भाग मत जाना, ठीक है? चलो ध्यान दो। 5वां जो इडियम है वो लिखिए मैंने, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई कोई बैक सीट पे बैठ के ड्राइव करे? कोई बैक सीट पे बैठ के ड्राइव करे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा दोस्त तुम्हारा जो तुम्हारे हर मामले में इंटरफेयर कर रहा है, हर मामले में भाई अपनी नाक घुसा रहा है और उसको उस मामले की नॉलेज ही नहीं है। भाई किसी टॉपिक पर तुम अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ बहस कर रहे थे तो उतने में तुम्हारा कोई और दोस्त आया और वो उस टॉपिक में अपनी राग छेड़ने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही उसको उसकी नॉलेज नहीं है लेकिन वो इंटरफेयर तो कर रहा है ना। तो इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, जब तुम बैक सीट पर बैठ जाते हो और जो गाड़ी चला रहा है उसको तुम ज्ञान दे रहे हो, भाई तुम गाड़ी की सीट के पीछे बैठे हो, भले ही तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त ड्राइव कर रहा है तुम उसको ज्ञान दे रहे हो कि भाई ऐसे चला, स्पीड थोड़ी ऐसे रख, क्लच गियर जो है वो ऐसे चेंज करने चाहिए तुम्हें। अगर तुम इस तरह की चीज़ें ज्ञान दे रहे हो उसको, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। उसका मतलब तुम्हें उस नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी तुम अपनी टांग घुसा रहे हो वहाँ पर, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बैक सीट ड्राइवर। लिखा है आई कैन नॉट स्टैंड माई रिलेटिव्स बीइंग बैक सीट ड्राइवर टू मी। ये सबके साथ होता है, हम सब के जीवन में लगभग हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो एक बैक सीट ड्राइवर बने हुए हैं। वो हमारी लाइफ के बारे में नहीं जानते, वो हमारी कंडीशन के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो वो क्या है? वो बैक सीट ड्राइवर है हमारी लाइफ के लिए। वही एग्जांपल लिखा है आई कैन नॉट स्टैंड। कैन नॉट स्टैंड का मतलब होता है भाई सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं मैं खड़ नहीं सकता, इसका मतलब मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता मेरे रिश्तेदारों को बीइंग बैक सीट ड्राइवर टू मी। ठीक है, तो ये समझ के बात, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से इन वर्ड्स को लिख लेना, अच्छे से इन वर्ड्स को याद कर लेना। एक बार फिर से हम मिलेंगे अपने वोकैबुलरी स्पेशल वीडियो के 7वें दिन में, 7वें लेसन में कुछ और नए वर्ड सीखेंगे और इसी तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब जो ज़रूरी बात तुमसे मुझे करनी थी वो ज़रूरी बात ये थी कि मैं एक ओपिनियन पोल, मैंने इस वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में, जब मैंने जहाँ से वीडियो तुम्हारा स्टार्ट होगा वहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक विंडो सी दिखाई देगी, जहाँ पर क्लिक करने पर तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा कि क्या तुम इस चैनल पर राजस्थान जीके के वीडियो भी चाहते हो? क्या तुम इस चैनल पर राजस्थान जीके के वीडियो भी चाहते हो? अगर राजस्थान जीके के वीडियो चाहते हो तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं चाहते तो नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, और अगर तुम्हें वो विंडो ना मिले, तुम उसको देख ही नहीं पा रहे, तो भैया कमेंट कर देना यस या नो, सिर्फ, और कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, यस या नो कमेंट कर देना। अगर तुम्हें राजस्थान जीके की वीडियो चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। क्लियर? चलो अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ये नॉलेज मिलनी चाहिए, जिनको ये ज्ञान मिलना चाहिए भैया। क्लियर है? चलो थैंक यू, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए।